हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो 70th बीपीएससी की एग्ज़ाम है वो अभी आ ही चुकी है, जो कि 30th को है और इसमें देखिए अभी काफ़ी कम टाइम बचा है। अब यहाँ पर हम मेनली कैसा है, प्रीलिम्स में किस तरह से पेपर सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अब बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, जो कि आईपीएस है, डीवाईएसपी है, ये ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। उसके बाद भी वो नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स आसानी से निकाल लेते हैं। अब ये क्यों निकल सकते हैं दोस्तों? उनका नॉलेज तो होता ही है। अब जो ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज तो होता ही है। वो लिमिटेड नॉलेज के साथ-साथ किस तरह से स्मार्ट वर्क करना चाहिए, किस तरह से स्मार्ट अप्रोच रखना चाहिए, उसके बारे में भी सोचते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसी की वजह से उनका बार-बार प्रीलिम्स निकल जाता है। अब देखिए, मेरे भी वक़्त यही हुआ था कि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स जब दिया था, यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स जब दिया था, तब मैंने उनके साथ-साथ यही अप्रोच अपना के देखा था। इसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेरे को कट ऑफ से 20 से 30 मार्क हर बार ज़्यादा मिलते थे। सो ये ट्राइड और टेस्टेड अप्रोच है। इसके वजह से आपको हर बार कट ऑफ से 20 से 30 मार्क मिलेगी ही ज़्यादा। सो आप इस अप्रोच को समझिए और इसी के साथ-साथ आप इसे यूज़ किस तरह से करते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इस चीज़ को भी समझिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि जहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी यूज़ कर देते हैं बहुत सारे लोग। उससे क्या होता है दोस्तों, डिज़ास्टर क्रिएट कर देते हैं वो खुद की ही लाइफ़ में। क्योंकि अगर आपने एक बार ये अटेम्प्ट छोड़ दिया इस तरह से, तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर का ही अटेम्प्ट मिलेगा और ये साइकिल बार-बार, बार-बार ऐसे गोल-गोल घूमती रहती है। सो एक ही अटेम्प्ट दीजिए, अच्छा दीजिए और इस साइकिल से बाहर निकल जाइए क्योंकि एक बार आपका प्रीलिम्स निकल गया ना, तो उसके बाद आपको हर बार प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का होता है, साइंस एंड टेक। अब यहाँ पर देखिए 5G मोबाइल कम्युनिकेशन ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। 5G कम्युनिकेशन में क्या चीजें हो सकती है और क्या चीजें नहीं हो सकती, होने वाली चीज़ों का स्कोप जो होता है, वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। इसका स्कोप काफ़ी वाइड होता है, इसे लिमिट भी नहीं कर सकते अपन। सो इसकी वजह से ये कहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इसकी गारंटी बहुत कम होती है कि यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ऐसा अपन श्योर शॉट बता सकें। सो इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो ये यूज़ होगा ही, उसी के साथ-साथ एज कंप्यूटिंग में भी यूज़ होगा और नेटवर्क स्लाइसिंग में भी होगा ही। देखिए अगर 0.1% भी हुआ ना, तो ये आंसर अगर आपने 1 और 2 ये सही कर दिया, तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा सोचिए मत और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। सीधा-सीधा पूरा जो 1, 2, 3 स्टेटमेंट वाला आंसर है, उसे टिक कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट में मिशन दिया गया है और एक लिस्ट में एक्सप्लोरेशन दिया गया है। अब इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेरा अप्रोच रहता था दोस्तों, जो कि अब देखिए चंद्रयान मिशन जो था, वो काय के लिए था, मून। तो मतलब चंद्र, मून, ये थोड़ा सेंस बना रहा है ना? उसी तरह अब देखिए मुझे ये कैसिनी ह्यूजेन क्या था ये पता नहीं था, लेकिन जूनो जूनो ये क्या था, जुपिटर को रिलेट कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सेंस बना रहा है कि जूनो जुपिटर से कुछ ना कुछ रिलेशन रखता होगा। सो बी का 1, अब हम ऑप्शन में देखेंगे बी का 1 किस में है। अब देखिए ये सी ऑप्शन में नहीं है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इसके साथ ही जैसे अपन ने जूनो का देखा कि जूनो का जुपिटर हो सकता है, ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों। प्लैनेट और मिशन के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें मैच कर कर देखना पड़ता है। मोस्टली हर ज़्यादा से ज़्यादा केस में तो इसी तरह से होता है कि कीवर्ड्स मैचिंग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वेराइटीज़, अब ये थोड़ा वीनस से रिलेट कर रहा है। ओके, सो हम डी की पेयर 3 के साथ देखेंगे। अब डी की पेयर 3 के साथ ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, सो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आपको इसी तरह से आपकी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। जो कीवर्ड्स है ना दोस्तों, उन्हें आप तोड़िए और उनका मतलब क्या निकलता है, वो देखिए। उसी से आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्लॉथ दिया गया है और उसी के साथ उनका ओरिजिन प्लांट दिया गया है। अब लेनिन के बारे में मुझे नहीं पता वो कौन से प्लांट से बनता है। अब कोहेर के बारे में भी मुझे नहीं पता। लेकिन मोहेर के बारे में पता है, ये कोई तो भी गोट प्लांट था, इससे बनता है। कौन-सा था ये नहीं पता, लेकिन गोट आता था उसमें, ये पता है मुझे। सो सी का ऑप्शन डी, सो ये जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं सी का ऑप्शन डी, सिर्फ़ देखिए एक ही पेयर में मिल रहा है, सी का ऑप्शन डी, बाकी किसी में भी नहीं है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको सीधा-सीधा अप्रोच रखना है, ज़्यादा आप सोचोगे, ओवरथिंक करोगे, कन्फ्यूज़ होंगे और पेपर में गलत करके आओगे। जितना आप सीधा सोचोगे, उतना सीधा आपको ज़्यादा आंसर मिलते जाएँगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, टर्नेसियस ये क्या है मुझे नहीं पता। सो
इस जैसे क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूँगा। अब मोस्टली मैं इन क्वेश्चन को स्किप करने की इसलिए एडवाइस देता हूँ कि हर बार जो मैंने एक पीवाईक्यू से एनालिसिस निकाला, वो हर बार राइट हो सकता है। ये एक इसका 50-50 चांस होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इस तरह के जो डिफिकल्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो मोस्टली 2 स्टेटमेंट में आते हैं और डिफिकल्ट उनकी लैंग्वेज रहती है, उनमें आंसर एक तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसलिए मैं इसे 50-50 कैटेगरी में डालता हूँ। ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते इन जैसे क्वेश्चन के, क्योंकि एक तो यहाँ पर एक लेजिट स्टेटमेंट दिखने को मिलती है और उसी के साथ-साथ अगर जहाँ पर डेफिनिशन आ गए, यहाँ पर भी डेफिनिशन दी है और यहाँ पर भी डेफिनिशन दी है, तो उसमें ये इंटरचेंज होते हैं। सो उस वक़्त हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधा ऐसा लेजिट स्टेटमेंट दिख रहा है दोस्तों। सो इसका आंसर ऑप्शन सी मार्क करने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन इन जैसे क्वेश्चन को मैं आपको एडवाइस कराऊँगा कि स्किप कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन करेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इसकी गारंटी बहुत कम रहती है कि ये ऐसे के ऐसा जो आपने ने लॉजिक लगाया, वो सही रहेगा। लेकिन ये लॉजिक ना दोस्तों मैंने पीवाईक्यू के ऊपर ही निकाला है। सो मोस्टली इसका करेक्ट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन जैसे क्वेश्चन को मैं तब हल करता हूँ जब मेरा स्कोर एकदम कट ऑफ के पास आ रहा हो। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ होगा उसके पास आ रहा होगा मेरा स्कोर, तो मैं इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। उसके बगैर मैं इन जैसे क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह देखिए आपको किन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इनका नॉलेज होने को होना। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए इसमें कोबरा क्या है मुझे नहीं पता। पाइथन पता है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और जावा पता है। स्क्विरल के बारे में मुझे नहीं पता कुछ। सो हमारा आंसर वही होगा जिसमें 2 और 4 की पेयर रहेगी साथ में। अब देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब सीधा-सीधा हमको आंसर मिल गया इससे, ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। अब देखिए, जब बात जीपीटी की आ रही है, तो इसके बारे में हमने जनरेटिव एआई ऐसा कुछ सुना था। ओके, सो आंसर भी हमारा इससे रिलेटेड ही होगा कुछ। सो इसमें नहीं है ऐसा कुछ वर्ड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जनरेटिव एआई आपने काफ़ी बार अभी आपने यूज़ भी किया होगा और इस तरह से आपको कीवर्ड्स को ना दोस्तों तोड़ना पड़ेगा। चैट जीपीटी, जीपीटी का यूज़ कहाँ पर आ रहा था सबसे ज़्यादा, जनरेटिव एआई ऐसा न्यूज़ में भी चल रहा था। सो इस तरह से आपको कीवर्ड को तोड़कर आंसर बनाना पड़ेगा। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, मोस्टली ना दोस्तों आपको इसी तरह से आंसर को अप्रोच करना चाहिए। जो कीवर्ड अगर इस तरह से दिया रहा क्वेश्चन में, तो उसको तोड़ो, उसका मतलब कुछ लॉजिकल निकल रहा होगा तो निकालो और वो लॉजिक आंसर आपके ऑप्शन में दिए हुए आंसर के साथ मैच हो रहा होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टेस्ट ऑफ टंग। नॉट स्वीट तो है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए निकाल देते हैं इसे। बिटर भी है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात आती है सॉल्टी की। सॉल्टी भी एक टेस्ट है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, ऑप्शन सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बारे में, इन सभी के बारे में मुझे नहीं पता। इसमें से सिर्फ मुझे जो ये जो ये इंसोम्निया है, उसके बारे में पता है। ये क्या होता है? ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। सो ये इनकरेक्टली मैच है। सो जहाँ पर 2 पेयर होगी, वो इनकरेक्टली मैच हो जाएगा और हमें यहाँ पर पूछा क्या है? करेक्टली मैच। सो यहाँ पर 2 पेयर है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन होगा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया है? ऑप्शन सी। इसी तरह से देखिए आपको एलिमिनेशन करना है ऑप्शन का। एलिमिनेशन जो टेक्निक है ना, वो इसी तरह से लॉजिकल वे में यूज़ करना है कि आप गलत ऑप्शन को किस तरह से हटा रहे हो और सही ऑप्शन जो है आपका आंसर, उस तक किस तरह से पहुँच रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर। अब देखिए ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मुझे पता था, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, और ये करंट अफेयर में भी काफ़ी था, तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा। अब आगे देखते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज्ड एज डायमंड सीड। अब देखिए जहाँ पर बात डायमंड सीड की आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ कार्बन का कंटेंट तो होगा ही, और अगर कार्बन का कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्राफाइट से अच्छा एलोट्रॉप कार्बन का कोई नहीं होगा। इसमें तो मुझे कार्बन का कंटेंट है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ग्राफाइट में है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। ये देखिए व्हाट इज़ फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अब देखिए ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है।
ये बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है, बीपीएससी का ही ये पीवाईक्यू है। सो इसे आपको पता होना ही चाहिए। इसका आंसर है डी, केवला। आगे देखते हैं ये, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स? ओके, एक्स एचएमएक्स। अब इस एक्स से ना मुझे एक आरडीएक्स होता है, उसकी याद आ रही है। अब आरडीएक्स, एक्स में क्या होता है दोस्तों? एक्स ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव। सो आंसर वही होगा जिसमें एक्सप्लोसिव दिया होगा। अब हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव ये हो सकता है हमारा आंसर। हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक ज़ीनोन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स यहाँ पर मोस्टली जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए रहते हैं, एचएमएक्स, ये एक्सप्लोसिव के ऊपर ही दिए हुए होते हैं। अब ये प्री डिफाइंड नॉलेज आपको होने को होना दोस्तों। अब देखते हैं, हेज मोनेटाइजिंग ज़ेनॉन करेंसी ये भी नहीं हो सकता। और मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन दोस्तों एक्सप्लोसिव है इसमें लेकिन सेंस नहीं बना रहे कि ये आंसर हो सकता है। सो ऑप्शन देखते हैं अभी हम, 2 तो है ही नहीं। सो ये तो चले ही जाएँगे। अब बात आती है 1 और 4 में। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? 50-50। यहाँ पर 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ सेंस बना नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे एलिमिनेट करने का चाहूँगा। सो मैं ऑप्शन सी के साथ जाने की कोशिश करूँगा। ओके? सो इस तरह के 50-50 जहाँ पर आपको बने, उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए ही, क्योंकि यही जो होते हैं, वो आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ से पार जाना चाहते हो कि नहीं। आपको रिस्क थोड़ा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली कैसा है, आपको 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएँगे, लेकिन आपको उसके आगे बढ़ना है, तो इस तरह का रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022? अब देखिए ये वापस पीवाईक्यू है बीपीएससी का। पीवाईक्यू वैसे के वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, देखिए दोस्तों आप, इसलिए पीवाईक्यू अच्छे से कर जाइए। इसका आंसर है डी, ऑप्टिमस। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ मैनहट्टन प्रोजेक्ट? अब नहीं पता है मुझे कुछ एक भी पॉइंट मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, सो मैं इसे स्किप कर दूँगा। कुछ क्वेश्चन होती ही है दोस्तों जिसे स्किप करना ही पड़ता है। आप सभी चीज़ें तो नहीं जान सकते ना, अगर कोई कीवर्ड मिल जाए मुझे इसमें से, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँगा। लेकिन मुझे इस कीवर्ड या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सो मैं इसे स्किप कर दूँगा। ओके, इसे मैं स्किप करूँगा। अब देखिए ये एनसीईआरटी से है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्योर डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी से। सो ऐसी की ऐसी डेफिनेशन उठाई है, तो ये हमें पता ही होता है मोस्टली। अब देखते हैं 16। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 की। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको आने को होना। सो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इन इम्यून रिस्पॉन्स? अब इसके बारे में मुझे नहीं पता दोस्तों। एक ये चीज पता है कि एक थोड़ा सा वीक फॉर्म में वायरस होता है, उसे हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना दोस्तों, वो इसे खाना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ-साथ एंटीबॉडीज़ भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में काफ़ी टेक्निकल टर्म्स दिए गए हैं। सो इस जैसे क्वेश्चन को जहाँ पर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ आती है, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। सो इसे भी मैं स्किप करूँगा। ओके, कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो स्किप करना पड़ता है। अब आप में से बहुत से लोगों को शायद ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता, सो मैं स्किप कर दूंगा। मैं क्यों रिस्क लूँ बिन फालतू में? कहाँ पर रिस्क लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आपको क्या नॉलेज है, किस तरह से आप टेक्निक को यूज करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो यही टाइम है आपको इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए। क्योंकि अभी कैसा है, आप अभी के अभी सीख जाएंगे, ये वीडियो देखेंगे, इसके ऊपर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गए कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो इस सीरीज़ को देखकर आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप हो ही जाएगा। सो आप इस थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया ना, तो उसे और बूस्ट कराइए और इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर देखिए कि इस तरह से आंसर आते हैं क्या? पीवाईक्यू को भी लगाकर देखिए 1-2 इस साल के पिछले, ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरह की टेक्निक यूज़ हो सकती है। ओके, चलिए ये तो मुझे नहीं पता था, तो मैं इसे छोड़ ही दूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सॉल्टेड वाटर ये तो है, ये मुझे पता है। ऑरेंज जूस इसमें भी वाटर का कुछ ना कुछ कंटेंट होगा तो ये भी होगा। लेमन जूस में भी वाटर का कंटेंट होगा तो ये भी होगा। जहाँ पर वाटर का कंटेंट आ रहा है वहां से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ही। सो इसका आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आ जाएगा। अब ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने को ना दोस्तों। ये फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आप गलत करोगे तो आप कट ऑफ से काफी नीचे आ जाओगे। सो इसके बाद अगर आप कोई भी टेक्निक लगा कर देखो तो नहीं आ सकता आपका रैंक। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इन फैक्चुअल क्वेश्चन को करेक्ट करना ही पड़ेगा, आपको आने ही चाहिए। तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकोगे और कट ऑफ से ऊपर भी जा सकोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रीली फॉलिंग फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। अब देखिए, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है इनका। ओके, फ्रीली फॉल कर रहे हैं। सो इस वक्त इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो स्पीड होंगी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है मास के। अब देखिए, जहाँ पर अभी हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंक कर देखेंगे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंदर जब हम फेंकेंगे इन दोनों दो वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा एयर का। अब यहाँ पर जब ये फ्रीली फॉलिंग है तो रेजिस्टेंस की बात हो ही नहीं रही है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों का वेट भी अगर कम ज़्यादा भी हुआ तो कोई स्पीड के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के साथ हो जाएगी, ग्रेविटी। कोई भी प्लेनेट के ग्रेविटी के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सो इसके वजह से ये दोनों भी सेम ही मोमेंटम से नीचे आ जाएंगे। ओके, सेम स्पीड सेम मोमेंटम सेम ही टाइम में नीचे आ जाएंगे। सो इसके वजह से इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। नहीं, ये गलत है। अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया, चेंज होगा ही नहीं। ओके, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सही आंसर है। सो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब नहीं बताया दोस्तों, ये वैक्सीन वाला जो पार्ट है ये मेरा थोड़ा वीक है। सो मुझे नहीं पता मैं इसे काय को अटेम्प्ट करूँ। अब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है इसका, मैं इसे छोड़ दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली ऐड न्यू क्रस्ट इज। अब इसका आंसर पता है मुझे क्या है। ऑप्शन सी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सीधा जो पता है उसे टिक कर देना, बाकी छोड़ देना। अब देखिए मेरे को फर्स्ट इंस्टेंट पे आया, सो मैंने इसे टिक कर दिया, छोड़ दिया। इसके ऊपर ओवर थिंक करूंगा नहीं मैं। ये टिक किया, आंसर पेपर में मार्क किया, छोड़ दिया। ओवरथिंक करूंगा तो आंसर गलत कर दूंगा। ज़्यादा ओवरथिंकिंग की तो आंसर गलत होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ओवरथिंकिंग मत कीजिए। डायरेक्ट आंसर आपको लग गया तो सीधा मार्क कर दीजिए। अब देखिए, द थियरी दैट स्टेट पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड एज। अब देखिए, इसका कितना सिंपल है। प्योर मतलब डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। मेंटल के ऊपर स्लो मोशन में मूवमेंट हो रही है ना कॉन्स्टेंटली, वो काय में बताते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक में ही। ओके, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन को आप गलत मत कीजिए। अगर इन क्वेश्चन को गलत करोगे तो कट ऑफ से आप काफी नीचे आ जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसको मैंने स्किप कर दिया, नहीं पता था मुझे स्किप। ऐसे कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। और ये देखिए, ये जैसे क्वेश्चन था, उसके बाद ये फैक्चुअल था, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। मुझे पता था इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ये था, ये दोनों थे। इन इन क्वेश्चन को आप गलत मत कीजिए। इन क्वेश्चन को सही करोगे तो ही आपका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फुल फॉर्म ऑफ टर्म mRNA दैट हैज बीन वाइडली डिस्कस सिंस बिगनिंग ऑफ पैंडेमिक। तो देखिए, मुझे आरएनए का ये तो पता ही था, लेकिन एम मुझे पता था कि ये मैसेंजर है। तो यहाँ पर मैसेंजर जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि कीवर्ड को तोड़ना सीखिए। ये भी देखिए, ये भी एक कीवर्ड था, मैसेंजर आरएनए, ये मुझे पता था। सो आंसर आ गया मेरे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर है दोस्तों डायनामो। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, टिक करिए और आगे बढ़िए। करंट डेंसिटी इज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है, सीधा सीधा पता है। मार्क करिए, आगे बढ़िए। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। अब देखिए, इसका आंसर मुझे नहीं पता था दोस्तों, सो मैं इसे स्किप कर लूंगा। नहीं पता है मुझे।
1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे ना, वहाँ पर आप ज़्यादा अभी मत सोचिए। अभी जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसे फटाफट निपटा दीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो कैसा है, आप जब सेकंड रीडिंग में यहाँ पर आओगे, तो आपको इस पर ध्यान देने में काफ़ी टाइम मिल जाएगा और अगर आप अभी के अभी ही इस पर ध्यान देते बैठोगे, तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। एक तो आपको आंसर आएगा नहीं तो नहीं आएगा, आएगा तो पहले इसमें आ जाएगा ना और आपको पहले इसमें आ नहीं रहा तो उस पर दिमाग मत लगाइए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज़ डाउन द रिएक्शन रेट? अब इसके बारे में मुझे पता है कि कैटलिस्ट जो लोग होते हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब प्रमोटर की भी बात है, सो ये भी स्पीड अप ही करेगा। तो मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ओके, हमें यहाँ पर स्लो डाउन पूछा है, सो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ नर्वस सिस्टम मीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीधा-सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपव्रेक टूरिज्म, नहीं पता मुझे, स्किप। ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा दोस्तों। नहीं पता है तो स्किप ही करने को पड़ता, कोई कीवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें अपन लॉजिक लगाने के लिए कुछ होना तो हो ना, यहाँ पर लोकेशन फाइंड करना है। नहीं पता मुझे लोकेशन, सो स्किप। अब देखिए, द G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। हाँ, एक बात तो हो सकती है, G20 में काफ़ी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं। इंडिया ही है उसमें, अमेरिका है। सो इस जैसे बड़े कंट्रीज़ होने के कारण यहाँ पर जीडीपी अराउंड 85% हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 50% कैसे होगा? जब 85% ऑफ जीडीपी होगी तो 50% ट्रेड कैसे होगा? ओके, इसको डाउट में रखते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सो ये उनके बराबरी में तो ट्रेड करेंगे ना, सो 2/3 के वैल्यू के लगभग तो ये वैल्यू आने को ना, ये तो सीधा हाफ है। 2/3 तो वैल्यू आने को ना, ये देखिए 85% ये 2/3 से थोड़ा मैच खा रहा है, इसको अपन कह सकते हैं। सो मतलब फर्स्ट फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट राइट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन सेकंड का गलत होने का चांस ज़्यादा है। सो मैं सेकंड को एलिमिनेट कर दूँगा, आंसर बी। ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों, ये देखिए ना, ये दोनों डाटा पास-पास वाले ही है, 2/3 और 85 परसेंट। सो ये तो सेंस बना रहे हैं, रिलेशन बना रहा है। सो ये दोनों करेक्ट ही हो गए, लेकिन ये 50% की जगह अगर 80% होता, तो सोचने की बात होती थी, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना ट्रेड तो होना चाहिए ना। सो इसी वजह से मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहूँगा। ओके, आंसर बी। अब आगे देखते हैं, हू इज़ द हेड ऑफ रशियाज़ वैगनर मर्सनरी ग्रुप? अब नहीं पता मुझे, स्किप। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज़्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पता है, फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है इसमें? सी। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II इन यूनाइटेड किंगडम इज़ करेक्ट? तो उसने कितने साल रूल किया है, कितने एज की थी, ये नहीं पता मुझे, स्किप कर दूँगा। हर एक चीज़ आपको आने को ना, ऐसा तो है ही नहीं ना। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है और कट ऑफ से थोड़े अच्छे रेंज में रहना है, सो आपको उसी तरह से सोचना पड़ेगा। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ एलिमिनेट करने को है भी तो नहीं ना, कोई कीवर्ड ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर जैसे कीवर्ड अपने को मिल गया था 85% और 2/3, सो इसलिए अपन इस कंक्लूजन तक पहुँच सके ना कि ये बी वाला स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना वैसा, हो सकता है किस तरह से रेन उसने किया होगा, नहीं किया होगा, अपने को थोड़ी पता। तो स्किप, आगे देखते हैं। व्हाट वाज़ द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन 2022 हेल्ड इन गुजरात? अब देखिए, ये तो सीधा-सीधा आंसर था दोस्तों, इसका पार्ट 2 प्राइवेट। पता था मुझे, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था, तो ये आपको पता होने को ना, जो न्यूज़ में ऐसे इस तरह के जो डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हो रहे हैं, इस तरह के जो लोकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, उनके थीम्स क्या है, और जैसे ये फर्स्ट वाला लोकेशन बेस्ड था, ये मुझे नहीं पता, आपको आने को होना लेकिन। ओके, ये थीम क्या है, ये थीम वाले क्वेश्चन आपको पता होने को ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें क्या कहा गया है, द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांगायूथ फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन व्हिच कंट्री? जी, थांगायूथ इस तरह का नाम ना देखिए जर्मनी में नहीं देखने को मिलता है और चिली में भी नहीं देखने को मिलता है। सो यहाँ पर इन 2 ऑप्शन को तो आप 100% से हटा ही सकते हैं। अब बात आती है नेपाल और म्यांमार की। अब देखिए, नेपाल में इस तरह का नाम कभी सुनने को मिला नहीं। लेकिन इस तरह के नाम जो है ना, थांगायूथ वगैरह, इस तरह के नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी सुनने को मिलते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन नेपाल में नहीं होते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन डी, डी ही पिक करेंगे अपन। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएँगे। चलिए, क्योंकि इसके ऊपर अब मैं जितना ओवरथिंक करूँगा, ये मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। एक तो ये कैसा 50-50 पे आ गया।
सो ये मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है। अब एक मुझे लग रहा है कि नेपाल नहीं होगा, सो म्यांमार आंसर होगा। तो चलिए मार्क करिए और आगे बढ़िए। ये मुझे फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आया इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ज़्यादा सोचिए मत, ओवरथिंकिंग करोगे, आंसर रॉन्ग करोगे। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट हाउस। अब देखिए, द एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज़ 1800 पेरिसिविलियन एवेन्यू। अब ये क्या दिया है यार? एक तो ये फिर इतने डिफिकल्ट टर्म है, पता भी नहीं मुझे। पता नहीं मुझे क्या है ये, डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं अपन। ओके, शायद से हो सकता है। इट इज़ ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये तो सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या दिया है। 2 कहाँ-कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर नहीं है तो इसे एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर भी नहीं है तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बी और डी की बात आ रही है, मतलब 2 और 3 तो करेक्ट है, अब 4 के बारे में देखना है। सो 1 तो वैसे भी अपना गलत ही हो जाएगा, इस पे डाउट था ही और ये गलत ही हो जा रहा है। सो इसके बारे में अभी सोचेंगे नहीं, अभी सिर्फ डी स्टेटमेंट के बारे में सोचेंगे, 4th स्टेटमेंट के बारे में। अब देखते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। हाँ, हो सकता है, ऐसा कोई लॉजिक बन नहीं रहा कि इसे हम सिंबल नहीं कहें। व्हाइट हाउस को हम अमेरिकन डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं कहें, ऐसा लॉजिक तो कुछ बन नहीं रहा। सो हो सकता है, सो इसके हम ऑप्शन डी के साथ जाना प्रेफ़र करेंगे। ओके, देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। इसको देखा, ऑप्शन सेकंड जिसमें होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, अब 50-50 पे आ गए। मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कोई सेंस बता नहीं रही कि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी का सिंबल होगा या फिर नहीं होगा। सो इसे हम करेक्ट ही मानेंगे और ऑप्शन डी को मार्क कर कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, बात काहे की हो रही है? नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग, मीटर हम काहे में मोस्टली यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर होता है अपना उसमें। सो एक शायद से ये बिलिंग मैकेनिज्म होगा सोलर एनर्जी कंज्यूमर का फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड दे ऐड टू द ग्रिड। ये हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि नेट मीटरिंग वगैरह ये सब जो चीज़ें होती है, ये मोस्टली कैसा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही होती है। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। ओके, अब देखिए, कुछ नॉलेज तो होने को होना दोस्तों आपको। नॉलेज होगा उसके ऊपर ये एलिमिनेशन टेक्निक हो गए, ये बाकी की चीज़ें हो गए, स्मार्ट वर्क, ये आप अप्लाई करोगे तो आप कट ऑफ से काफ़ी आगे तक बढ़ सकोगे। अब ये नॉलेज नहीं होगा तो आप कहाँ से सोल्व करोगे इसको? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो ये एक ही ऑप्शन बात कर रहा है ना, ठीक है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी आता था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी आता था, तो मैं इसे स्किप कर देता था। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये एक ही ऑप्शन बात कर रहा है, सो आंसर टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कलर और कॉम्बिनेशन नहीं पता मुझे कौन से इससे बनता है, सो स्किप। नहीं पता है मुझे। वैसे भी कलर थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं इसे स्किप ही करना पसंद करूँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये तो काफ़ी न्यूज़ में था, कौन-सा सबमर्सिबल था जो टाइटैनिक के पास डूब गया, टाइटन। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या है? फुटवियर, फैशन, एक्सेसरीज़ और डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये क्या है? ये भी नहीं पता। एविएटर एक टाइप का गॉगल होता है, गॉगल की कंपनी है, एविएटर सनग्लासेस। ओके, सी का सेकंड। देखिए, सी का सेकंड का है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा। देखिए, वापस 50-50 में आकर हम रुक गए। तो इसे अटेम्प्ट करना ही है। अभी आगे का ऑप्शन देखते हैं। ये क्या है? मुझे नहीं पता। लेकिन ये ब्रोग, अब इसके बारे में पता है दोस्तों। ये क्या है? एक फुटवियर है, एक फुटवियर की कंपनी है। अब मेन की है या फिर वुमेन की है? यहाँ पर ऑप्शन में ई में तो 1 ही दिया है। तो ये ई का 1, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ एलिमिनेट नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें नहीं पता है मुझे। सी का 2, ई का 1, ई का 1 तो इन दोनों में है। अब नहीं पता है मुझे। अब इसमें मैं कोई भी आंसर पे तुक्का मारूँगा, थोड़ा सोच के देखते हैं नहीं तो अपन। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे, तो इसके बारे में अपन तुक्का, इस पे हम डी पे मार कर देखेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा तो स्किप तो नहीं कर सकते, 50-50 का चांस है। जो आंसर लगेगा हमको, उस पे मार देंगे। अब नहीं आ रहा इसके बारे में पता था ये मेंस का फुटवियर है ये पता था, मेंस का है कि वुमेन का है वो नहीं पता था। पता है जो चीज़ें आपको बता दिया, नहीं पता तो अब 50-50 पे किस पे तो मारना पड़ेगा ना। ये तो है कि अपन ने 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, अब इन दोनों में से ही होगा। लक बाय चांस अगर ये सही निकल गया तो अच्छा है ना। तो इस वजह से इसको मार्क कर आगे बढ़ जाएँगे।
वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज गिवन हिज इंटरव्यू रिसेंटली? इसका एथेंस था, पता था मुझे। सो मार्क कर दिया। अब देखिए आगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? ओके, चलिए देखिए ज़रा स्पोर्ट्स वगैरह का आ गया। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता तो ये इसे मैं स्किप करूँगा अभी। सेकंड राउंड में इसे सॉल्व करने की दिखाऊँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, द होम मिनिस्ट्री हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री। हाउ मेनी लैंग्वेजेस? ये थे 576। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, रिपोर्ट में आया था, आपने पढ़ लेना चाहिए था। करंट अफेयर में काफ़ी था ये, सो आपको ये चीज़ें पता होने को ना। अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब अपन जहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं उन क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। जहाँ पर लगेगा वहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर कर बता ही रहा हूँ कि कहाँ पर लग सकता है। देखिए, व्हिच कंट्री हैज़, नहीं पता, फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये हमको पता था। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेनस्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम व्हिच ग्रेड ऑनवर्ड्स? अब इसका आंसर पता था कि 6 ग्रेड के बाद से ही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो शुरुआत करने वाले हैं। सो इसका आंसर हम ए मार्क कर देंगे। ओके, ऐसे कुछ-कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों जो मुझे पता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी जो फैक्चुअल है उन्हें हम फैक्चुअल है बताकर आगे छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन स्किप कर दिए। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि उन 39 क्वेश्चन से आपको अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक और स्मार्ट गेसेस जो होते हैं वो किस तरह से यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा। कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, ये भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जिनके फैक्ट मतलब कोई अच्छे हो या फिर उनके आने के चांस ज़्यादा हो, नेक्स्ट ईयर रिपीट होने का चांस हो, उन्हीं फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे और बाकी फैक्ट को हम स्किप कर देंगे। जहाँ पर पता हो वहाँ पर सीधा आंसर टिक कर कर आगे बढ़ जाएगी। उस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी देने को पूरेगा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ईसीटीए ये ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ओके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्लेन लैंग्वेज एक्ट मुझे नहीं पता, स्किप। ओके, अब ये देखिए थोड़ा है ना, कीवर्ड के ऊपर आंसर है दोस्तों। टिलिया डिम्बी फॉसिल of the first world of the world first plant pollinator called, करें यार, called as Tilia dimbi were discovered recently in which country? अब देखिए, इसका आंसर दोस्तों देखिए इंडिया तो नहीं हो सकता। इंडिया ऑप्शन में दिए, इंडिया तो नहीं हो सकता। इंडिया में इस तरह के नाम ही नहीं होते। वैसे ही चाइना का अगर आप सोचेंगे तो चाइना में वुहांग, शीहांग इस तरह के नाम होंगे। इस तरह का नहीं होगा टिलिया डिम्बी करके। सो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। यहाँ पर 50-50 का चांस बन रहा है। ओके, 50-50 का चांस बन रहा है तो एक बात हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ग्रीस में भी इस तरह के नाम होते नहीं है, रशिया में होते हैं। सो रशिया को अपन टिक कर देंगे। ओके, रशिया हमारा आंसर हो जाएगा। आप नाम देखिए, ये नाम किस वाले लोकेशन से मैच कर रहा है, इंडिया से तो कर ही नहीं रहा है ना। चाइना में भी किस तरह के नाम होते हैं मैंने आपको बताया है। ग्रीस और रशिया बचा था, 50-50 का चांस है। ग्रीस का कुछ लगा नहीं मुझे, रसिया का नाम रखा, तो रशिया का आंसर हमने टिक कर दिया। ओके, चलिए इस तरह से आपको कीवर्ड से जो अभी आंसर आगे आएँगे उसको ही अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कीवर्ड, एलिमिनेशन टेक्निक और स्मार्ट अप्रोच से। ओके, बाकी इस पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। अब देखिए, ये लिस्बन डिक्लेरेशन काय के ऊपर था? ओशन के ऊपर। ओके, पता था, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या आ गया इस पे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वेर नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। दूसरा इसका आंसर हॉर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखिए इसका आंसर है इंडिया गेट। अब कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आपको पता होने को ना। अब ये दोनों तो थे, नन ऑफ द अबोव में से। अब देखिए इंडिया गेट नहीं था ऐसा मुझे लगा और वो मैंने आंसर टिक कर दिया। अब नन ऑफ द अबोव भी हो सकता था, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन मुझे ये पता था कि इंडिया गेट नहीं है। सो मैं इसे ही टिक कर दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। अब देखिए इसके बारे में
सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सीधा पता था हमको 1975, आंसर टिक कर दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए देखते 59, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज कॉस्टलीस्ट। अब देखिए डॉलर नहीं है, सबसे कॉस्टलीस्ट पाउंड है। ओके, ये फैक्ट है दोस्तों, आपको पता होने को ना, बाकी ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, स्किप। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू कितना मतलब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। आपको हर एक एग्जाम के यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आपका बीपीएससी, इन जैसे एग्जाम के पीवाईक्यू करके ही जाने को ना, मिनिमम 10 ईयर्स के करके ही जाने को ना, तो आपको मतलब आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी। अब देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। ओके, इट वाज लोकेटेड ऑन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब देखिए ये तो बांका डिस्ट्रिक्ट पर नहीं है, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ना भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। सो फर्स्ट गलत। क्योंकि हमारे को यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना है। हाँ, देखिए क्या बताना है, इनकरेक्ट। सो हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। एक तो अभी हमें 4 देखना है और 2 देखना है। अब देखिए इट वाज एस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। नहीं, धर्मपाल ने ये इसे बनाया था। ओके, धर्मपाल ने एस्टेब्लिश किया था, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। नहीं, ये देखिए दोस्तों, जब परमार डायनेस्टी थी 9th और 10th सेंचुरी के लगभग, तब इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर हो चुका था। सो 1 आंसर नहीं होगा। ओके, अब 3 और 4 बचे हैं और नन ऑफ द अबव बचे हैं। अब 3 और 4 सही है कि हम देखते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरुड डायनेस्टी इन द रीजन। ये बिल्कुल सही बात है। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वायरफेयर, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो मतलब ये ऑप्शन डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वेयर कॉल्ड एज बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब देखिए इसका आंसर है सूरत। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आने को ना। अब वैसे भी इस पीरियड में सूरत सबसे बिजीएस्ट पोर्ट था, तो इसका आंसर सूरत होने का चांस भी काफी बढ़ जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अष्टप्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्चुअल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। बोधिसत्व पद्मो पद्मा पानी की पेंटिंग ये कहाँ पर लोकेटेड है, अजंता में। ओके, ये लोकेशन आपको आर्ट एंड कल्चर के लोकेशन आपको पता होने को ना। ओके, चलिए देखते हैं आगे। फाइन वॉज अ चाइनीज pilgrim who visited इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। ओके, गलत है। ह्यून सिंह आया था हर्षा के वक्त। अब देखिए इन जैसे क्वेश्चन में मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ट्विस्ट हुए हुआ रहता है, डेफिनेशन हो गया, ऐसे कोई फैक्ट हो गया, वो ट्विस्ट हुए हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ह्यून सिंह के फाहिन की जगह पे ह्यूनसेन और ह्यूनसेन की जगह पे फाहिन, इस तरह से डाल दिया है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो इस तरह का चलता है दोस्तों इन इन क्वेश्चन में। आप देखा करिए पीवाईक्यू को, देखिए आपको कहाँ पर कौन सा आंसर मार्क करना है ये समझ में आ जाएगा। ओके, ये पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड रहता है, आप देखिए ये एनालिसिस किस तरह से होता है। ओके, आगे देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है जिसमें कि चरक मेडिसिन के साथ था। सो ए का 2, ब्रह्मगुप्त गुप्त कौन था, मैथमेटिशियन। बी 1, A2 B1। ओके, सो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा A2 B1, ये फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है, तो आंसर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। अब ये कौन था दोस्तों, बलबन। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए नागपंथी सीतास एंड योगी मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, आंसर ए। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट रिकमेंडेड
इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, वो डिस्पैच के बारे में पूछा गया, ये सही बात है। इट लेट स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी सही बात है। आंसर सी। ओके। द लैंग्वेज द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। ओके, यहाँ पर किंगडम दिया है, यहाँ पर कार्नट डायनेस्टी, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच सिटी साउंड एज कैपिटल ऑफ एंशियंट मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? राजगृह। पाटलिपुत्र तो बाद में हुआ, पटना पाटलिपुत्र ये बाद में हुआ, पहले राजगृह था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मैं स्किप करना चाहूंगा अभी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। ओके। चलिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुक्स और ऑथर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें जरूर करके जाइए अच्छे से। ओके, लास्ट मिनट पे आप इनके रिवीजन करके जाइए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए रिटन बाय बुक्स और ऑथर्स के ऊपर। अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। When was बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? देखिए इसका आंसर क्या है, 1912। ओके, ये आप सबसे पहले पढ़ते होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर हम सोच सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है ना, उस पे से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये जो ऐसे सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये इस तरह के डाटा होते हैं ना दोस्तों, ये मोस्टली गलत होते हैं। सो यहाँ पर भी हम इसको गलत मान कर चलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक इन अफ्रीका। ये सही है, वैसे बात आप बोलोगे तो ये एक लेजिट स्टेटमेंट है। सो ये एक सही है। तो मतलब जहाँ पर अब 2 आंसर में नहीं होगा तो ये दोनों गए, और उसी के साथ-साथ 1 आंसर में होने को ना, सो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पूछा था। ओके, सो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही था, इसलिए ये 2 स्टेटमेंट चले गए, और 1 वाला गलत वाला स्टेटमेंट था, तो यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी जो मैंने आपको ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बताया था, वही दिया गया है। देखिए हीट वेव के बारे में बात की गई है। देखिए, यहाँ पर प्लेन्स के लिए बताया गया है 30 डिग्री सेल्सियस जब मतलब टेम्परेचर हो गया, तो उसे हीट वेव कह दिया जाएगा, और 40 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन के लिए। अब देखिए इतना तो हमें समझता है कि हिली रीजन का टेम्परेचर कम होता है प्लेन वाले रीजन से। सो मतलब हिली रीजन का 30 हो सकता है और प्लेन रीजन का 40 हो सकता है। सो मतलब यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया गया है। सो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये देखिए आपको पीवाईक्यू से ये समझ में आ जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ, कि इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर ऐसे डेफिनेशन फैक्ट, इस तरह की कुछ चीजें दी होती है, वहां पर ट्विस्ट किए गए होते हैं। इसी से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे डिस्कस कर कर अभी कोई फायदा नहीं है। ओके, ये भी देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आएगा वैसे नागरी। ओके, आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए दुधवा यूपी में है। ओके, गजनेर राजस्थान में है। सो 2 और 3 तो गए, हमें बिहार का बताना है ना। सो 2 और 3 वाले जो स्टेटमेंट है ये तो गए। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये फैक्ट पता होने को ना, तभी आप आंसर दे सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये भी देखिए पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिवर कहाँ से आती है, अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जमुई। ओके, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखिए असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं जहाँ पर अपन कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, तो इन्हें डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील। ओके, अभी इसका रीजन क्या दिया है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट वेर जॉइंट टुगेदर अलोंग विथ एटलांटिक सी कोस्ट। ओके, अब देखिए ये असर्शन है। अब इसके बाद बिकॉज लगाने से अगर ये रीजन कंटिन्यू हो रहा होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए मानता हूँ कि ये पॉइंट अगर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके पीछे बिकॉज लगा कर दिख रहा हूँ। देखिए रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेन आर फाउंड ऑन ब्राजील, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट वेयर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग विथ अटलांटिक कोस्ट। ये देखिए ये काफी लेजिट स्टेटमेंट बना रहा है, लॉजिक लग रहा है उसमें कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा आंसर ए आ जाएगा। ओके,
इस तरह से आपको असर्शन और रीजनिंग में ये लगा के देखना है कि असर्शन और रीजनिंग मैच हो रहे हैं क्या। अगर ये मैच हो गए ना, तो आपको बिंदास ए ऑप्शन जो रहेगा आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उसे मार्क कर देना पड़ेगा। और कहीं-कहीं पर अगर आपके बिकॉज़ वाले स्टेटमेंट बाद में की रीज़न जो है वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक तो इसमें से कोई स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, नहीं तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बिकॉज़ लगाने से अगर आपको आंसर मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, तो इन्हें हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये भी देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई पॉइंट नहीं है अभी, इसे डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों। अभी हम डिस्कस वही करेंगे जहाँ पर हम ट्रिक्स लगा सक रहे हैं। ये नॉलेज पार्ट आपको आने को ही होना है, ओके। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको टाइम के ऊपर से अपने यहाँ पर जैसे 5:30 प्लस चलता है, तो वैसे ही भूटान में क्या चलेगा, ओके। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे और तो मुझे कोई अच्छे क्वेश्चन दिख नहीं रहे, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर बता सकूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ, ओके। काफ़ी बड़े-बड़े स्टेटमेंट हैं, तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी। अब देखिए दोस्तों, ये बात काहे की कर रहा है, कोलिजियम सिस्टम के बारे में। देखिए यहाँ पर बात क्या बता रहा है वो, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 मेंबर बॉडी होती है, जो हेड की जाती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ओके। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज़ इवॉल्व्ड कोलिजियम सिस्टम। नहीं, ये पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस केस होते हैं उससे इवॉल्व हो चुकी है, ओके। सो सेकंड गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन चला जाएगा हमारा। अब देखते हैं थर्ड, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम। बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो कोलिजियम सिस्टम से ही अपॉइंट किए जाते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होने को ना। यहाँ पर क्या इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट वाले टर्म पर आप ध्यान देती रहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अपन करेक्ट मार्क कर आ जाते हैं, ओके। चलिए देखते हैं आगे। इसमें भी कोई बात नहीं है वैसे, इसमें भी कोई नहीं है, ओके। आगे देखते हैं। अब देखिए, अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल्स थे फंडामेंटल राइट्स के अंडर के, वो मैंने आपको बोला था कि इसे अच्छे से कर रखिए। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ओके। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, किसके साथ रेस्ट करती है, या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसे चेंज कर सकता है, ओके। आगे देखते हैं। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विथ शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। व्हिच केस डिड सुप्रीम कोर्ट गिव फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ओके। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आने को ना। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक बात है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये काफ़ी लेट बनी थी, ओके। ये तृणमूल कांग्रेस काफ़ी लेट बनी थी, तो इसका काफ़ी लेट ये होगा, इसकी पेयरिंग आ गई सेकंड ऑप्शन के साथ। और जो बहुजन समाज पार्टी है, वो इसके पहले बनी थी थोड़ी। सो मतलब डी का सेकंड के साथ कहाँ पर दिया है? देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, इन 2 ऑप्शन में दिया है। और ये जो बहुजन समाज पार्टी थी, वो इसके थोड़े पहले बनी थी, मतलब 1984 में। सो इसका ये आ जाएगा। ऐसा आपको थोड़ा-सा आइडिया भी हो, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। सो इससे आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि सी का 4 ये इसमें ही दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, ये भी इकोनॉमी का फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे डिस्कस करने लायक इसमें कुछ है नहीं, एक तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। इसको आपको नॉलेज के ऊपर ही आज़माना पड़ेगा। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे हम सॉल्व कर देखते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सही बात है। हमको किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगाना है, उस कंट्री के ओरिजिन से ही तो समझ में आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प अस कस्टम एजेंसी टू नो अबाउट रेगुलेशन एंड फीस टू अप्लाई ऑन द गिवन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है ये भी। अभी हमने डिस्कस किया। मतलब 1 और 2 जहाँ पर सही होगा, ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी। ये गलत है। ओके। दीज़ आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सो यहाँ पर 3 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, फोर्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डाटा पता होना। अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, ये भी फैक्चुअल है। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना था, ओके? क्योंकि काफ़ी बड़ा है और इसमें गलती की गुंजाइश होती है। यहाँ पर हमें एक तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर काय के बारे में बात कर रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ओके? और यहाँ पर देखिए ये 8% ऐसा डाटा भी दिया है। अब ये पीवाईक्यू के एनालिसिस से आपको एक बात पता चल जाएगी, मोस्टली जो डाटा दिया होता है, वो वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। सो ये गलत स्टेटमेंट है, हम ये मानेंगे। सो 3 जहाँ पर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये 2 ऑप्शन बचे हैं अभी अपने पास। ओके, अभी इसमें से हमें फर्स्ट और सेकंड को टेस्ट करना है। अब फर्स्ट क्या कह रहा है? द स्कीम ऑफर अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ओके, ठीक है, सही बात है, ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द स्कीम हैज़ 2 कंपोनेंट, 2 कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। जब यहाँ पर ग्लोबल और डोमेस्टिक की बात आ रही है, तो यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक के बारे में क्यों बात की जा रही है? ये तो सही स्टेटमेंट है कि ये मैन्युफैक्चरिंग टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल क्यों आ रही है? ग्लोबल कंपनीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसलिए दे रहे हैं ना, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को वो अच्छे से ग्रो कर सके। ग्लोबल कंपनीज़ का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। सो मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। देखिए यहाँ पर कैसे कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट कर दी। 2 कैटेगरीज़ ग्लोबल कंपनीज़ एंड डोमेस्टिक कंपनीज़। यहाँ पर सिर्फ बात कर दी है डोमेस्टिक कंपनीज़ की। देखिए यहाँ पर ही आपको समझ में आता है 2 स्टेटमेंट में से कोई ना कोई गलत होगा। इसमें से इसका गलत होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आंसर हमारा 2 और 3 रहेगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह से हल करना है। देखिए आर्टिकल 360 के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट में ऑर्डर स्टेट टू रिड्यूस इट्स सैलरी अलाउंसेस एंड ऑल एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद स्टेट ऑफ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ओके, ये तो सही बात है। अब इसमें हमें क्या बताना है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट वाला आंसर बताना है इसमें। ये पहले देख लिया करते जाओ, नहीं तो करेक्ट की जगह भी इनकरेक्ट मार्क करके आ जाओगे। सो वन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मतलब ये गया हमारा, मनी और अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसी तो बात नहीं होती कभी 360 में। ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, तो उसका जो इंचार्ज होता है, हर एक चीज़ का वो प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट उसी तरह से मतलब लॉज़ को डिराइव करेगा जैसे पार्लियामेंट कहेगा, और पार्लियामेंट मोस्टली जो है वो स्टेट का क्यों सुनेगी? स्टेट का सुनने का कोई सेंस नहीं बनता है इसमें, क्योंकि पूरे देश पर आर्थिक संकट आ चुका है, तो स्टेट की बात सुनने का कोई मतलब ही नहीं आता है। सो पार्लियामेंट ही यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगी। सो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो सेकंड गलत, सो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बाकी स्टेटमेंट आपका पढ़ना होगा तो पढ़िए, लेकिन अभी पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करने का अपने को। चलिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनिशन वाला, आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। सो इनके बारे में डिस्कस कर कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली हमने 60 टू 70 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लिए, जहाँ पर आप इस एलिमिनेशन ट्रिक और इसका बाकी स्मार्ट वर्क से आंसर निकाल सकते हो। ओके। सो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से एलिमिनेशन ट्रिक्स किस तरह से यूज़ करना है, स्मार्ट अप्रोच किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ये देख लिया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन बचे हैं वैसे अभी। सो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड। सो इसे आपके नॉलेज से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से तो मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। सो हम हमारे लेक्चर को यहीं पर ही सीमित रखते हैं। और देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक किस तरह से यूज़ करनी है वो समझ में आ गया होगा। अब इस टेक्निक को आप 1-2 बार देखिए, किस तरह से यूज़ करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर देखिए अभी ही, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को काफ़ी कम दिन बचे। अभी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्ज़ाम में उसे रेप्लिकेट कर सकेंगे, जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आपको ये पहले पता चल जाता होता कि इस तरह से आपको कीवर्ड्स के साथ क्वेश्चन को हल करना है, तो आप उसी के ऊपर ही डिपेंड हो जाती थी। लेकिन अब देखिए आपका नॉलेज बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया है। उसी के साथ-साथ इन एलिमिनेशन ट्रिक्स और स्मार्ट अप्रोच से आप काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलते हैं अगले वीडियो में।